लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की यह स्थिति है कि कांग्रेस खुद पर ही सवाल खड़े कर रही है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 से 4 चुनाव हारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दोष बीजेपी को दे दिया जाए। पार्टी में क्या कमी है उसमें सुधार के लिए कोशिश की जाएगी और बदलाव होंगे। और क्या कुछ कहा है जीतू पटवारी ने, सुनवाते हैं आपको। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी सही। तो सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते, हमारे में कमी है उसको भी सुधारेंगे, ये कहा है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। एक बार फिर से श्याम जी, जीतू पटवारी को जब से अध्यक्ष बनाया गया तब से ये बयान कई बार सुनने को मिला है। मुझे याद है कि विस्तार न्यूज के लॉन्च पर भी जब वो आए थे तब भी इस तरीके की बात कही थी उन्होंने। क्यों ऐसा है? क्या यकीन नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी ही पार्टी पर? अब देखिए अंजलि, इसमें मुझे ये कहना होगा कि काश जीतू पटवारी जो है समय रहते जाग जाते और ये जो वो कह रहे हैं वो उसको कर गुजरते। अभी उन्होंने जो कहा तो है, इससे पहले भी कई बार कहा है, लेकिन लगातार सीनियर लीडर्स का छोड़ना ये बताता है कि वो जो कह रहे हैं उसको ज़मीनी हकीकत पर नहीं लाते हैं, अमली जामा नहीं पहनाते हैं। इसी का नतीजा है कि पार्टी खंड खंड है, पार्टी संगठित नहीं है। बिल्कुल श्याम जी, देखिए विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी आत्ममंथन की बात कही थी और अब लोकसभा के तो नतीजों से पहले ये बात निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है अब? देखिए डेफिनेटली फेरबदल तो करना ही होगा। आप युवाओं के दम पर लंबी दौड़ लगा सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास जो अनुभवी कैडर है अगर उसको काम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जो समय दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए देश के दिल में तो अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का देश भर में धुआंधार प्रचार जारी है। आज झारखंड में वो चुनावी प्रचार करने पहुंचेंगे। रांची और कोडरमा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ताबड़तोड़ सभाएं चल रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव मतदान की प्रक्रिया जो है वो 4 चरणों के साथ संपन्न हो गई और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दायित्व दिया गया है अन्य राज्यों पर फोकस करने का। इसी सिलसिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का देश भर में धुआंधार प्रचार जारी है। वो दिल्ली पहुंचे थे, यूपी पहुंचे, हरियाणा पहुंचे और ये तस्वीरें देखिए, ये 6 तस्वीरें आपको दिखाएगी कि किस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। क्या बिहार, क्या छत्तीसगढ़, क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, तमाम राज्यों को साधते हुए दिखे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और इसी सिलसिले में आज झारखंड में वो चुनावी प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। झारखंड में रांची और कोडरमा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दूं कि झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें से 13 मई को पहला चरण का मतदान हो चुका है और अब अगली तारीख 20 मई, 25 मई और 1 जून की है। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का खासा फोकस अन्य राज्यों पर। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहली बार के सीएम, लेकिन विश्वास जताया पार्टी ने और यही वजह है कि बहुत कम वक्त में अपना वर्चस्व भी बना लिया है उन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, विश्वास जताया है मोहन यादव पर और विश्वास इसलिए भी जताया क्योंकि हमने देखा यहाँ पर मध्य प्रदेश में उन्होंने किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ सभाएं की, रैलियां की। इसके साथ साथ में उनका जो डिवोशन है वो गजब का है जी। तो ये हमने ये भी देखा कि वो रणनीतिक रूप से जहां भी जाते हैं लोगों को कनेक्ट करते हैं, लोगों के बीच की बात करते हैं।
बिल्कुल श्याम जी, देखिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में फोकस नहीं कर रही है जहां वो मजबूत है, बल्कि उन राज्यों की जिम्मेदारी भी दी जा रही है अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, जहां बीजेपी के लिए चुनौती रही है हमेशा से। तो उसके पीछे की क्या रणनीति है? देखिए, उसके पीछे की सीधी सी रणनीति ये है, हमको जो समझ में आता है कि पार्टी ने ये तय किया है। देखिए 370 की बात करती है तो संभव नहीं है कि भाजपा का जहां गढ़ है वहां से ही वो 370 का लक्ष्य पाया जाए। अन्य राज्यों पे फोकस करना होगा, अन्य राज्यों की सीटें जीतनी होगी, तभी तो उस बड़े लक्ष्य को पाया जा सकेगा। जी बिल्कुल, अन्य राज्यों पर भी फोकस करना होगा, एक एक सीट पर फोकस करना होगा और एक एक बड़े नेता को फोकस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। वो दिल्ली भी पहुंचे थे। कल पश्चिमी दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को जिताने की अपील भी की। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। इस दौरान एक मौका नहीं छोड़ते हैं विपक्ष पर निशाना साधने का सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खास बातचीत की है विशेष संवाददाता अमृत तिवारी से। सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। सर, हमने देखा थोड़ी देर में ही आप एक प्रोफेसर भी दिखे, एक राजनेता दिखे, कथावाचक भी दिखे हैं। ये कह रहा हूँ, भविष्यवाणी क्या है यहाँ की आपकी? निश्चित रूप से कमल खिलेगा, चारों तरफ का वातावरण दे रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। आप कल झारखंड जा रहे हैं, वहाँ पे आलमगीर आलम जो है अरेस्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना है कि जो लोकतंत्र के लिए हो सकता हम अपनी बात करने जाएंगे, जो जिनने जैसे कर्म करे वो भुगतेंगे। हरियाणा होकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का असर है बीजेपी के ऊपर हावी हो गया है। आप तो देखते रहिए, 4 जून के दिन जो कमल का फूल खिलेगा कि कांग्रेस के पते नहीं लगेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि दिल्ली के उत्तम नगर पहुंचे हुए थे। यहाँ एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जो कि कमलजीत सहरावत के समर्थन में यहाँ पहुंचे हुए थे। ये बीजेपी की उम्मीदवार है दिल्ली पश्चिम से, और उन्होंने साफ साफ ही जो ये 2-3 लफ्जों में बताया कि किस तरह से उनकी सरकार जो है काम की है और उसके दम पर वो वोट मांग रहे हैं। और अपने विरोधियों के लिए ये बात कही कि उनके विरोधी अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ऐसा दावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस जनसभा में किया है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। देखिए, रीवा से इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सनकी युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, खुद को मारी गोली और फायरिंग से मचा हड़कंप। अब गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी है युवक का। तो देखिए, ये पूरी घटना रीवा से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर आत्मघाती कदम उठाया इस युवक ने, जहां उसने खुद को ही गोली मार ली और अब फायरिंग से हड़कंप मच गया और अब गंभीर हालत में बताया जा रहा है युवक, जिसका अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। वहीं जांच की जा रही है। हम सुनवाते हैं आपको एसपी विवेक सिंह का इस पर क्या कहना है। ने खुद इस तरह से घटना क्यों की, उसकी जांच की जा रही है, परिजनों के कथन लिए जा रहे हैं और बाकी जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई आकलन करना उचित नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सनल कारण है जिसकी वजह से इस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया है और उसका सीटी स्कैन वगैरह हो गया है और अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो कोई घटना का जो ब्यौरा है वो दिया और अब हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं विवेक तिवारी, हमारे संवाददाता। विवेक, या क्या कुछ पूरी घटना बताई जा रही है? अंजलि, आपको बता दूं कि ये शाम की घटना है जब अचानक से फायरिंग हुई और उसके बाद आसपास के लोग एकजुट हो गए। व्यक्ति ने अपने खुद को गोली मार ली थी, उसको अस्पताल में इसके बाद भर्ती कराया गया। और जो जानकारी परिजनों के द्वारा सामने आ रही है कि युवक सोलर प्लेट का बिजनेस करता था और इसी के कर्ज के कारण कुछ दिनों से परेशान चल रहा था, जिसके कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है। और जो जानकारी आसपास के लोगों ने बताई कि व्यक्ति यहाँ रीवा का रहने वाला नहीं है, यूपी के नारीवारी का रहने वाला है और वो भाई के साथ यहाँ किराए के मकान में रहता था और लंबे समय से रह रहा था। ठीक है विवेक जी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, चारधाम यात्रा पर गए एमपी के 3 श्रद्धालुओं की मौत को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चारधाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं के जाम में फंसने से हुए असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को यह गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो वहीं विदिशा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। प्रताप भानु ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के सरकार आने पर लाडली बहना योजना बंद होने की धमकी देकर और धनबल का इस्तेमाल कर फर्जी वोटिंग कराई है। वहीं प्रताप भानु ने बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को धमकाने के साथ आचार संहिता का उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। हमारे पास कोई दबाव नहीं रहा, हमने बगैर दबाव के, बगैर टेंशन के ये चुनाव लड़ा और जीतने का चुनाव लड़ा है। रोकने का प्रयास किया गया? किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। नहीं, उस समय प्रशासन निष्पक्ष था, चुनाव सही तरीके से होते थे, पैसे का, धन का इतना वो नहीं था, प्रशासन का इतना इन्वॉल्वमेंट, सत्ता का दबाव वोटर्स पर नहीं होता था। देखिए, बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वो 75 साल की थी। पिछले 3 महीने से राजमाता दिल्ली एम्स में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने बुधवार सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। वहीं आज उनका अंतिम संस्कार शाम 5 बजे ग्वालियर में किया जाएगा। माधवी राजे के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। अंतिम संस्कार का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन देखिए ये बेहद दुखद खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया। और देखिए अंतिम संस्कार का आपको कार्यक्रम बता देते हैं। सुबह 10 बजे पार्थिव देह नई दिल्ली एयरपोर्ट से ग्वालियर के लिए रवाना की जाएगी और वहीं फिर 10:45 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेगा पार्थिव शरीर। सुबह 11:15 पर यहां से रानी महल के लिए रवानगी होगी एयरपोर्ट से और फिर 11:45 पर रानी महल पहुंचेगा पार्थिव शरीर। दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे और फिर दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक अंतिम यात्रा की तैयारी की जाएगी। वहीं दोपहर 3:30 बजे अंतिम यात्रा छतरी के लिए रवाना होगी और फिर शाम 5 बजे छतरी से अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो नेपाल की किरण राज लक्ष्मी कैसे ग्वालियर की माधवी राजे बनी, ये किस्सा भी किसी परी कथा से कम नहीं है। ग्वालियर के महाराजा माधवराज सिंधिया ने कैसे बिना देखे माधवी राजे से शादी की हामी भर दी और शाही शादी में कैसे ग्वालियर से स्पेशल ट्रेन से बारात दिल्ली गई। माधवी राजे की जीवन यात्रा पर देखिए ये खास रिपोर्ट। वो रहने वाली महलों की थी। उनको जब ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने देखा तो तय किया कि नेपाल की प्रिंसेस किरण राज लक्ष्मी को भारत की बहू बनाएंगी। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपने बेटे माधव राज सिंधिया को प्रिंसेस किरण की तस्वीर दिखाई। उनके दादा जुद्धू शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। माधव राज सिंधिया को तस्वीर में प्रिंसेस किरण पसंद आई। उनकी इच्छा थी कि वो नेपाल जाकर अपनी होने वाली जीवन संगिनी को देखें, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई और उनको अपनी मां की ही पसंद को पसंद करना पड़ा। साल 1966 को प्रिंसेस किरण और ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया की शादी हुई। इस शादी के बाद प्रिंसेस किरण बन गईं माधवी राजे सिंधिया। दरअसल मराठी परिवारों में शादी के बाद नाम बदलने की परंपरा है। उसके अनुसार ही किरण से माधवी नाम दिया गया। लेकिन पूरा हिंदुस्तान छोड़कर राजमाता विजय राजे सिंधिया ने नेपाल की राजकुमारी को अपने बेटे माधवराव सिंधिया के लिए क्यों चुना? दरअसल विजय राजे सिंधिया के परिजन भी नेपाल से ही थे, इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बहू भी नेपाल से ही हो। इसलिए प्रिंसेस किरण से शादी करवाई गई। खास बात यह थी कि शादी ना ही नेपाल से ना ही ग्वालियर से रखी गई, बल्कि उसके लिए दिल्ली का चयन किया। दरअसल उस वक्त राजमाता विजय राजे सिंधिया का राजनीति में अच्छा खासा दखल था,
इसलिए वो चाहती थी कि सभी बड़े नेता बेटे की शादी में आए। शादी के लिए ग्वालियर से दिल्ली तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि आम लोग ही नहीं बल्कि इस ट्रेन में सवार होकर राज परिवार के लोग दिल्ली पहुंच सकें। भव्य जश्न के बीच माधवी राजे सिंधिया परिवार की इकलौती बहू बनी। शादी के 1 साल बाद ही उनकी पहली संतान चित्रांगदा राजे का जन्म हुआ। साल 1971 में माधवी और माधव राव की दूसरी संतान यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म हुआ। जो राजमाता जी का जिनका निधन हुआ है वो काफ़ी उन्होंने राजनीति के उतार चढ़ाव बहुत पास में से देखे, इसलिए कि उनके पति के ऊपर हवाला का आरोप लगा था। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ के एक अलग पार्टी ज्वाइन की थी, अलग पार्टी शुरू करी थी, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, और उससे वो चुनाव भी ग्वालियर से लड़े, जिसके लिए देश भर के लोग, बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए, चिदम्बरम से लेके बड़े लोग। तो ये जो उतार चढ़ाव थे वे राजनीति के, वो निश्चित रूप से माधवराव जी की धर्मपत्नी के रूप में उन्होंने बहुत पास से देखे। माधवी और माधव राव की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के 35 साल बीत चुके थे, मगर तभी उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया और पति माधवराव सिंधिया की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। माधवी कभी खुद तो राजनीति में नहीं उतरी, मगर बेटे के लिए अक्सर प्रचार करती हुई नजर आई। वो माधवी राजे सिंधिया स्कूल के बोर्ड मेंबर में भी एक थी। ग्वालियर और गुना के लोग उनको रानी साहिबा भी बोला करते थे। माधवी राजे सिंधिया लंबे समय से बीमार चल रही थी। उसके बाद भी वो कई तरह के चैरिटी कार्यक्रम में जुड़ी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े 24 धर्मार्थ ट्रस्टों की अध्यक्ष थीं। उन्होंने अपने दिवंगत पति माधवराव सिंधिया की याद में महल संग्रहालय में गैलरी भी बनवाई थी। उन्हें ग्वालियर में सिंधिया घराने के कार्यक्रम में हिस्सा लेते भी देखा जाता था। कई बार अपने बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो संसद भी सदन की कार्रवाई देखने के लिए आती थीं। देखिए, आज हैदर शेख उर्फ हरिनारायण ने बाबा महाकाल मंदिर में पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। साथ ही हरिनारायण ने कहा कि मैंने जब से मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है, मेरे जीवन में सनातन धर्म के प्रति और मेरे मन में एक अलग ही शांति प्राप्त हो रही है और पूरे परिवार में एक अलग ही ऊर्जा का स्रोत हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने जब से सनातन धर्म अपनाया है, तब से कुछ लोग जो धर्म विरोधी हैं, वो मेरे परिवार और मेरे घर पर लगातार धमकियां और पथराव कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रासंगिक से ही, पूर्व से ही मैं सनातन धर्म से काफ़ी प्रेरित रहा हूं, और क्योंकि अन्य धर्मों के अंदर जिस प्रकार की विचारधारा और जिस मानसिकता से वो जो चलता है कि अपने अनुयायियों को दुष्टता की पात्रता में रखना या उनको नष्ट करने, ऐसी विचारधारा जो होती है वो थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लगती। लेकिन सनातन धर्म जो सदैव से है और सदैव रहेगा,